हेलो दोस्तों, विकास एजुकेशन सेंटर से कपिल शर्मा। आज हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका कार्यकाल रहा है 2300 से 1750 बीसी के बीच में। इसकी जो कार्यकाल का निर्धारण था वो कार्बन 14 तकनीक के द्वारा वी.एफ. लिवी ने किया था। अब उसके बाद अब सबसे पहले इसका एरिया जान लेते हैं, ये कहाँ-कहाँ इसके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हिस्से आते हैं। सबसे पहले ईस्ट, ये आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे था, ये यूपी में है। उसके बाद वेस्ट इसका जो है अफगानिस्तान में है, दाश के नदी के किनारे, सुक्का गेंडे उसका नाम है। अब नॉर्थ में मांदा, मांदा जो है वो चिनाब नदी के किनारे है और जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। उसके बाद साउथ में दाइमाबाद है, महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के किनारे है। और इसका एक जो देखा जाए, नॉर्थ से साउथ में 1100 किलोमीटर है, ईस्ट और वेस्ट में इसका 1600 किलोमीटर का की लंबाई है। ठीक है। अब इसके प्रमुख स्थलों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इनका नाम पहले क्यों आया? क्योंकि उनकी पहले खोज हुई थी। सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। और मोहनजोदड़ो, ये दोनों काफी प्रसिद्ध स्थल हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में कहा जाता है कि ये 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा है। क्यों? बाढ़ के कारण। बाढ़ आई, 7 बार उजड़ा, 7 बार बसा है शहर। अब उसके बाद आते हैं पशुपति शिव की यहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है, जिनकी आज भी पूजन की जाती है। एक यहाँ से स्नानागार मिला है। स्नानागार मतलब वहाँ पे नहाने का एक कुंड था, उसका एक सुनियोजित व्यवस्था करके उसको बनाया गया था। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देखा जाए तो मोहनजोदड़ो है, ये दोनों पाकिस्तान में है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, ये भारत में नहीं है, पाकिस्तान में। भारत में स्थल है सबसे बड़ा आपका राखीगढ़ी, उस पर हम बाद में आते हैं। उसके बाद दूसरा स्थल धोलावीरा, जो आजकल आपने देखा होगा करंट अफेयर में इसका काफी नाम आ रहा है, ये गुजरात में है। भारत का पहला स्थल है जो सबसे यूनेस्को स्थल में, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, इसका नाम है धोलावीरा। अब इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहली प्रसिद्धि का कारण है जल प्रबंधन की व्यवस्था। यहाँ पर जो देखी गई है वो काफी अ, अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। दूसरी चीजें हैं, 10 चिन्ह वाला शिलालेख भी मिला है। तो धोलावीरा गुजरात भारत का पहला यूनेस्को स्थल है, जल प्रबंधन व्यवस्था है, 10 चिन्ह वाला शिलालेख है। आज भी इसमें कुछ टाइम पहले ही इससे कुछ स्थल की ओर प्राप्ति हुई है। ठीक है। उसके बाद शुरू करते हैं हमारा लोथल, तीसरा स्थल है। ये भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है। ये एक पोर्ट था, एक बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। ये आज के जो अहमदाबाद का आता है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। अहमदाबाद, लोथल, भोगवा नदी। उसके बाद आते हैं हम राखीगढ़ी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था पहले कि जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन ये पाकिस्तान में। तो भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा हुआ? तो राखीगढ़ी जो है वो भारत में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी है। ये आपका आता है हरियाणा में। ठीक है। उसके बाद पांचवा स्थल एक कालीबंगन। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में आता है और यहाँ से जुते हुए खेत हैं वो प्राप्त हुए हैं कालीबंगन से। कालीबंगन के बारे में एक प्रसिद्ध चीज है, एक कि इसके जो ये है, एकमात्र एक स्थल एक ऐसा है जो किले से घिरा हुआ है, बाकी सब नहीं घिरे थे। बस ये हिस्सा जो है कालीबंगन में, जो दुर्ग के थ्रू, एक किले के थ्रू उसको घेरा गया है, बाकी सब खुले ओपन में है। बस उसको एक बाउंड्री शेप में उसको बांधा हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों, इसके इन सभी के बारे में ओवरऑल कुछ फैक्ट्स अपन देखते हैं इसमें। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि लोथल और सुरपुरदा, ये दोनों बंदरगाह थे। यहाँ से आपका विदेश में जल मार्ग के द्वारा व्यापार होता था। अब यहाँ की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, मतलब चित्र बना के अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसको कहते हैं वस्त्रोफेदन। ये इसको शब्द को आप ध्यान रखिएगा, जो वस्त्रोफेदन ये लिपि है। और पहला नगरीकृत स्थल कहलाता है सिंधु घाटी सभ्यता, पहला नगरीकृत स्थल। ठीक है। दूसरा फिर इसके बाद आपका आएगा महाजनपद काल। ठीक। और उसकी जो समाज था, जो समय की कल्चर था, उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी वो थी मात्र सत्तात्मक समाज। कारण, मात्र सत्तात्मक क्यों कहते हैं? मात्र सत्तात्मक समाज का कहने का कारण, सबसे पहली चीज, यहाँ पे प्रकृति की पूजा की जाती थी, प्रकृति पूजा। उसके साथ यहाँ पे जो चित्र मिले हैं, जो लिपियां मिली हैं, जो सिक्के मिले हैं, उन पर माता के ज्यादा, स्त्रियों के ज्यादा चिन्ह मिलने के कारण इस समाज को अपन माता समाज, मतलब माता सत्तात्मक समाज कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चिन्ह मिले हैं वो स्त्रियों के ज्यादा हैं, इसलिए ये अनुमान लगाया गया है कि जो समाज होगा वो समय माता सत्तात्मक रहा होगा, इसलिए इसी कारण इसको माता सत्तात्मक समाज का नाम दिया गया है। अब प्रभाव, इस सब सभ्यता का हमारी आज की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ठीक है। प्रभाव में सबसे पहला, क्या हमने उससे सीखा? क्यों पढ़ रहे हैं हम? कारण क्या है? पहली चीज, सुनियोजित नगर व्यवस्था। जो नगर की व्यवस्था थी वो सुनियोजित थी।
नालियां किस तरीके से बनी हुई हैं, सड़कों को किस तरीके से काटा गया है, लोग गेट किस साइड में रखना है, घर के जो दरवाजे होते थे उस किस तरफ रखना है। और पहला ये हो गया। दूसरा ये कि पहली बार धान और कपास, ध्यान दीजिएगा, धान और कपास की खेती पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता से ही इसके साक्ष्य में थे। तीसरी चीज, प्रकृति पूजा, प्रकृति की पूजा आज भी हम करते हैं। लिंग पूजा, जैसे शिव जी की पूजा होती है वही समय से चलती आ रही है। पशुपति ना शिव, जैसा मैंने अभी बताया। स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक, ध्यान दीजिएगा, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। अब इसके पतन के कारण इतना तो हो गया, अब लेकिन क्या कारण रहा कि इसके पतन हो गया। पहली चीज, बाढ़ का प्रकोप। सबसे पहले बाढ़, क्योंकि जितने भी स्थल थे सब नदियों के किनारे थे। अब नदियों में जल के कारण बाढ़ आई तो वो स्थल भी खत्म हो गए, कई लोगों की ये मान। वैसे पतन के कारण में देखा जाए तो इसमें कई लोगों के अलग अलग मत हैं, तो उन मतों को एक समराइज करके अपन ने इसमें लिखा हुआ है। तो जैसा देखा जाए तो पहला कारण था बाढ़ का। दूसरा कोई कहते हैं भूकंप के कारण आया, और विदेशी आक्रमण भी इसका एक कारण माना जाता है। विदेशी आक्रमण, विदेशियों में आपके आर्य आते हैं, आर्य लोग आए। आर्य लोग जो थे वो, हालांकि इनका काल जो है वो उत्तर वैदिक काल से, ऋग्वैदिक काल से माना जाता है, लेकिन आर्य इस समय तक आ चुके थे ऐसा माना जाता है। इन्हीं के कारण ये सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो ऋग्वैदिक और फिर उत्तर वैदिक काल में चेंज हुई, परिवर्तित हुई। तो विदेशियों के आक्रमण हो गए। फिर चौथा था नदियों का मार्ग परिवर्तन। जैसा कि मैंने कहा कि सभी स्थल हैं, लगभग सभी जो थे वो नदियों के किनारे थे। तो नदियों ने जब मार्ग परिवर्तित किया तो उनको जो भूमि थी वो फर्टाइल नहीं बची, वो उपजाऊ नहीं बची, क्योंकि उनको पानी नहीं मिला सिंचाई के लिए और भी पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी। तो इस कारण भी ये सभ्यता के पतन होने के कारणों में कुछ कारण, जो मुख्य खास कारण उनमें से कुछ ये हैं।